प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में राज्य की मंत्रिपरिषद की बात हम लोग कर रहे हैं और राज्य की कार्यपालिका अध्याय से आज 6वें दिन की कक्षा में राज्य की मंत्रिपरिषद पर चर्चा हो रही है। आज की कक्षा में मंत्रिपरिषद के बारे में, मंत्रिपरिषद का गठन, राज्य की मंत्रिपरिषद का कार्यकाल और उसकी शक्तियां और कार्य और मंत्रियों के उत्तरदायित्व के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग मंत्रिपरिषद के गठन से लेकर के और मंत्रिपरिषद के संपूर्ण कार्य दायित्व के बारे में जानें। तो शुरुआत करेंगे हम लोग मंत्रिपरिषद का गठन। तो जो बात होगी वो है राज्य की मंत्रिपरिषद, राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन। यानी कि जो मंत्रिपरिषद है, मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल है, वो कैसे कंस्टिट्यूट होगी, उसका गठन कैसे होना है, इस बात पर हम लोग बात कर रहे हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल क्या करेगा? विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री और उस मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। यहां से बात हम लोग शुरू करेंगे। अनुच्छेद 163 के बारे में भी आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है और अनुच्छेद 164 में मंत्रिपरिषद विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता की अगुवाई में सरकार का गठन होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत बात शुरू करनी है। संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत क्या करना है? राज्यपाल द्वारा विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता, राज्यपाल द्वारा विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता, इसी नेता को क्या करना है? मुख्यमंत्री बनाना है। नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाए। नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो ये बात आपने देखा। और मुख्यमंत्री के ही सलाह से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाएगा।
तो देखा गया कि अनुच्छेद 164 में क्या व्यवस्था है, क्या प्रावधान है कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में चुनेगा और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा। इस तरह से मंत्रिपरिषद का गठन हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जैसे प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद में जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री 3 श्रेणियां थी मंत्रियों की, राज्य में भी मंत्रियों की 3 श्रेणियां होंगी, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अनुरूप ही राज्यों में भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अनुरूप ही राज्य में भी मंत्रियों की कितनी श्रेणियां होंगी? राज्य में भी मंत्रियों की 3 श्रेणियां होंगी। मंत्रियों की 3 श्रेणियां होंगी। ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। 3 श्रेणियां होंगी। कौन कौन 3 श्रेणी है? पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरी श्रेणी है राज्य मंत्री और तीसरी श्रेणी है उप मंत्री। तो 3 श्रेणियां हैं मंत्रियों की। जैसे केंद्र में 3 श्रेणियां थी, उसी प्रकार राज्य में भी 3 श्रेणियां मंत्रियों की देखने को मिलेगी। थोड़ी सी बात, कैबिनेट मंत्री क्या है, राज्य मंत्री क्या है और उप मंत्री क्या है। इसके पहले हमने तीनों मंत्रियों के बारे में लिखवाया भी है, यहां इसे बता दिया जाता है। कैबिनेट मंत्री का मतलब होता है कि महत्वपूर्ण विभागों के मुखिया, यानी ऐसे मंत्री जिनके पास महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, जैसे वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री, या इस तरह के जो मंत्री हैं, गृह मंत्री, वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। ऐसे मंत्रियों का समूह जिनके पास महत्वपूर्ण विभाग होते हैं और अपने विभाग के वो प्रधान होते हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री कहते हैं। अब राज्य मंत्री में 2 प्रकार के मंत्री आते हैं, एक राज्य मंत्री और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। राज्य मंत्री वो होता है जो कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है, आवश्यकता पड़ने पर कैबिनेट की बैठक में भाग लेता है। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मतलब कि ऐसे मंत्री जिनको किसी खास विषय को, जिनको किसी अलग विषय का कार्य सौंप दिया जाता है, उन्हें कहा जाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और मंत्रियों की एक तीसरी जो श्रेणी है वो है उप मंत्री। उप मंत्री ऐसे मंत्री होते हैं जो कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते, कैबिनेट की बैठक में इन्हें भाग नहीं लेना है, और ये मंत्रालयों के प्रशासनिक कार्य करते हैं। मंत्रालयों के प्रशासनिक कार्य करने के लिए उप मंत्री होते हैं और ये कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते। तो इस प्रकार मंत्रियों की 3 श्रेणियां
ठीक वैसे ही है जैसे केंद्र में मंत्रियों की 3 श्रेणियां बनी थी। इसके बाद एक और बात मंत्रिपरिषद के बारे में कि ऐसा व्यक्ति जो विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं है फिर भी वो मंत्रिपरिषद में है, यानी मंत्री बनाया गया है, तो मंत्री बनाए जाने के 6 माह के अंदर उसे विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है, अन्यथा 6 माह के बाद वह मंत्री पद पर नहीं रहेगा। यह मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है। तो एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और उसे मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है, तो मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है, उसे क्या करना होगा? तो 6 माह के भीतर क्या करना होगा? उसे सदस्य है, 6 माह के भीतर उसे क्या करना होगा? सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है, उसे 6 माह के भीतर विधानमंडल के किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी, किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी, अन्यथा वह 6 माह पश्चात मंत्रिपरिषद से हट जाएगा। तो यह एक बात आपने देखी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है लेकिन मंत्रिपरिषद में उसे स्थान मिल गया है, अर्थात मंत्री बना दिया गया है, तो उसे मंत्री बनने के 6 माह के भीतर किसी न किसी सदन का, विधानमंडल के किसी न किसी सदन का, चाहे वो विधानसभा का हो या विधान परिषद का, किसी न किसी सदन का सदस्यता प्राप्त करनी होगी। अगर उसने सदस्यता प्राप्त नहीं की तो 6 माह के पश्चात वह मंत्री पद पर नहीं रहेगा। इसके अलावा जो मंत्री होता है उसे विधानमंडल के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार होता है, बस वो मतदान उसी सदन में करेगा जिस सदन का सदस्य। तो इस तरह से एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है, इसके बारे में देख लें। एक मंत्री जो विधानमंडल में किसी भी सदन का सदस्य है, किसी भी सदन का
सदस्य है तो उसे क्या है, दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। उसको दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने है, उसको दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने व बोलने का अधिकार है, बोलने का अधिकार होता है। सिर्फ मतदान वह उसी सदन में करेगा, जिस सदन का सदस्य होगा, तो देखा आपने कि मंत्री चाहे किसी भी सदन का सदस्य है, उसे दोनों ही सदनों में कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है। बस मत देने की जब बात आएगी, मतदान की जब स्थिति आएगी, तो मतदान की स्थिति में वो केवल उसी सदन में मतदान करेगा जिस सदन का वो सदस्य है, दूसरे सदन में मतदान नहीं करेगा। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। तो आइए अगला बिंदु लेते हैं, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, मंत्रिपरिषद के कार्यकाल की बात करें तो आप जानते ही हैं, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। प्रायः मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्या है? प्रायः मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर विधानसभा भंग हो गई तो सरकार समाप्त हो जाती है, ठीक है। परंतु विधानसभा में अपना बहुमत खोने के पश्चात, विधानसभा में अपना बहुमत खोने के पश्चात क्या होगा? मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। खोने के पश्चात मंत्रिपरिषद अपनी निश्चित अवधि से पहले ही विघटित हो जाती है। मंत्रिपरिषद अपनी निश्चित अवधि से पहले ही विघटित हो जाती है। तो मंत्रिपरिषद का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन मंत्रिपरिषद ने अगर विधानसभा में अपना बहुमत खो दिया है, विश्वास खो दिया है, तो ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद पहले ही विघटित हो जाती है। राज्य में अगर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, तो अनुच्छेद 365 के अंतर्गत ये व्यवस्था है कि मंत्रिपरिषद भंग हो जाए, मंत्रिपरिषद को क्या किया जाए? भंग कर दिया जाए। तो अनुच्छेद 365 के तहत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, अनुच्छेद
356 की बात करें हम लोग पहले, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, राष्ट्रपति शासन लागू हो तो क्या होगा? मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। ये बात आपने देखा कि मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। उसके अलावा मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद को भंग किया जाता है। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल क्या करेगा? मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। तो मुख्यमंत्री के अनुरोध पर, एक अगला बिंदु, मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद को भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। तो देखा आपने कि मंत्रिपरिषद के कार्यकाल को लेकर के हम लोगों ने तो 3 बातें देखी। एक, मंत्री का कार्यकाल क्या है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वो अपना कार्य करता है। तो ऐसी स्थिति में अब बात करेंगे हम लोग मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य के बारे में। तो बात करें मंत्रिपरिषद की शक्तियां, मंत्रिपरिषद की शक्तियां मंत्रिपरिषद की शक्तियां एवं कार्य। तो मंत्रिपरिषद के जो पावर्स हैं उसकी बात करेंगे हम लोग कि मंत्रिपरिषद के पावर्स क्या हैं और मंत्रिपरिषद के ड्यूटीज क्या हैं, ये देखना है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, परंतु वास्तविक शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति बात हम लोग करेंगे कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। कहां निहित है? राज्यपाल में निहित है, परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित है। वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित है। तो ये देखा आपने कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का मुखिया कौन है? राज्यपाल। लेकिन सरकार का मुखिया, वास्तविक शक्ति जिसकी बात करेंगे, वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के अंदर निहित है। मंत्रिपरिषद राज्य के प्रशासन के संचालन के लिए विभिन्न नीतियों का निर्माण करती है। मंत्रिपरिषद राज्य के संचालन के लिए
मंत्रिपरिषद राज्य के संचालन के लिए विभिन्न नीतियों का निर्माण करती है। तो इस तरह से देखा गया कि मंत्रिपरिषद जो है वो राज्य का संचालन करती है, सरकार का संचालन करती है, राज्य के प्रशासन का संचालन करती है। राज्य के प्रशासन शब्द जोड़ना, राज्य के प्रशासन का संचालन के लिए प्रशासन के संचालन के लिए विभिन्न नीतियों का निर्माण करती है। यानी मंत्रिपरिषद की नीतियों के ही अनुसार राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होता है। मंत्रिपरिषद राज्य की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं के लिए विकास योजनाएं बनाती है। मंत्रिपरिषद क्या करती है? मंत्रिपरिषद राज्य की राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक सामाजिक योजनाओं के विकासकारी योजनाएं बनाती है। सामाजिक योजनाओं या सामाजिक समस्याओं, कर लीजिए, सामाजिक समस्याओं के लिए विकासकारी योजनाएं बनाती है। सामाजिक समस्याओं के लिए यहां समस्याओं कर लिया जाए, समस्याओं के लिए विकासकारी या विकासपरक योजनाएं बनाती तो इस तरह से क्या देखा गया कि मंत्रिपरिषद राज्य की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्या को लेकर के जो भी दिक्कतें आती हैं उन सब पर विकास परक योजनाएं तैयार करती है, योजनाओं का निर्माण करती है। मंत्रिपरिषद का एक और काम है कि विधि निर्माण के क्षेत्र में विधानमंडल का नेतृत्व करती है। मंत्रिपरिषद विधि निर्माण के क्षेत्र में विधि निर्माण के क्षेत्र में क्या करती है? विधि निर्माण के क्षेत्र में विधानमंडल का नेतृत्व करती है। विधानमंडल का नेतृत्व करती है। विधानमंडल का नेतृत्व करती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि राज्य मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद के कार्य। इसके अलावा मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण बात यह है कि 166 में राज्य की सरकार के कार्य का संचालन अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करती है। ये देखा गया
कि ये संचालन का काम करती है। उसके अलावा मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य। अनुच्छेद 167 की बात कर लें। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री द्वारा क्या चीज? राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य। मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कार्य किया जाना। तो हम लोगों ने देखा कि मंत्रिपरिषद समेत मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य हैं। इसके अलावा बात करेंगे मंत्रियों के उत्तरदायित्व। तो आइए एक और बिंदु लेते हैं, मंत्रियों के उत्तरदायित्व। मंत्रियों के उत्तरदायित्व। मंत्रियों के क्या क्या उत्तरदायित्व हैं, इस पर बात करें। मंत्रियों का क्या उत्तरदायित्व है? तो सबसे पहले सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करें। पहले बात कर लीजिए सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व में क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व में अनुच्छेद 164 कहता है कि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होगा। अनुच्छेद 164 मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होगा। विधानसभा के प्रति होगा। तो यह हुआ सामूहिक उत्तरदायित्व कि मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व कहां है? तो राज्य की विधानसभा के प्रति मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व है। अगर विधानसभा के द्वारा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर पारित किया जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है। तो यदि विधानसभा द्वारा मंत्रिपरिषद के खिलाफ यदि विधानसभा द्वारा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो क्या देखा गया कि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व जो है विधानसभा के प्रति है। अगर विधानसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। इसके अलावा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात कर लें। अभी हम लोगों ने बात किया सामूहिक उत्तरदायित्व की, अब बात कर लेते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में क्या है? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में मंत्री जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। मंत्री लोग क्या करते हैं? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं एवं राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर इनको नियुक्ति दी जाती है। तो मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर इनकी नियुक्ति होती है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर इनकी नियुक्ति होती है। तो ये पहली चीज आपने देखी कि राज्यपाल की द्वारा ही मुख्यमंत्री की और मुख्यमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्री से अगर मतभेद हो जाए तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री की सलाह पर संबंधित मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाता है। अगर मुख्यमंत्री के साथ मतभेद हो जाए तो मुख्यमंत्री से मतभेद की स्थिति में मुख्यमंत्री से मतभेद की स्थिति में मुख्यमंत्री की सलाह पर संबंधित मंत्री को मुख्यमंत्री की सलाह पर संबंधित मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाता है। यानी संबंधित मंत्री क्या हो जाता है? हट जाता है, संबंधित मंत्री खत्म हो जाता है। राज्य स्तर पर देखें तो मंत्रियों का व्यक्तिगत जो उत्तरदायित्व है वो राज्यपाल के प्रति होता है। यानी राज्य स्तर पर मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 164(1) राज्य स्तर पर मंत्रियों का व्यक्तिगत जो उत्तरदायित्व है, मंत्रियों का जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति होता है। राज्यपाल के प्रति होता है। कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होते। मंत्रियों की कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। तो इतनी बात आपको मंत्रियों के बारे में करनी थी कि मंत्रियों के जो है वो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है, मंत्रिपरिषद के कार्य और शक्तियां क्या है, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या है और मंत्रिपरिषद का गठन क्या है, मंत्रिपरिषद क्या है, इन पर हम लोगों ने बात की।
आइए इस बात को हम लोग एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं और दोहरा करके आज की कक्षा को समाप्त कर। आज की कक्षा में मंत्रिपरिषद की बात करनी थी, राज्य के मंत्रिपरिषद की, उसका गठन की बात करनी थी, कार्यकाल की बात करनी थी, शक्तियां और कार्य की बात करनी थी और मंत्रियों के उत्तरदायित्व पर बात करना। इन बातों को करते हुए आइए क्रम से चलते हैं हम लोग राज्य की मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में बात। तो गठन होता है अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। राज्यपाल जो है वो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में, उसी नेता को क्या करता है, मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। इसी तरह केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जिस तरह से मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जैसे 3 श्रेणियां हैं, उसी तरह राज्य में भी मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं। एक मंत्री है कैबिनेट मंत्री, दूसरे मंत्री हैं राज्य मंत्री और तीसरी श्रेणी है उप मंत्री की। इन मंत्रालयों के बारे में, मंत्रियों के बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है, अब भी चर्चा कर लेते हैं कि कैबिनेट मंत्री जो होगा, कैबिनेट मंत्री ऐसे मंत्रियों का समूह है जो सभी महत्वपूर्ण विभागों के प्रधान होते हैं, सभी महत्वपूर्ण विभागों के मुखिया होते हैं और इन्हीं के द्वारा सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। राज्य मंत्री में 2 प्रकार के मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री का सहयोगी होता है, जरूरत पड़ने पर कैबिनेट की मीटिंग में भाग लेता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को महत्वपूर्ण विषय दे दिए जाते हैं जिस पर उसे कार्य करना होता है, इसलिए उसे स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। और मंत्रियों की एक तीसरी श्रेणी है उप मंत्री। ये ऐसे मंत्री हैं जिनको मंत्रालय के प्रशासनिक कार्य करने होते, मंत्रालयों के प्रशासनिक कार्यों को देखने के लिए एक मंत्रियों की तीसरी श्रेणी है जिसे उप मंत्री कहते हैं। और ये मंत्री जो उप मंत्री होते हैं ये कैबिनेट की मीटिंग में कभी भाग नहीं लेते, ये कैबिनेट की मीटिंग में नहीं जाते। इस तरह से मंत्रियों की 3 श्रेणियां राज्य के मंत्रिपरिषद के स्तर पर भी बनाई गई। अब बात करते हैं हम लोग कि ऐसा मंत्री जो किसी सदन का सदस्य नहीं है लेकिन मंत्रिपरिषद में उसे स्थान मिला है, मंत्री बना है। तो अगर मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं है और उसे मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है तो मंत्रिपरिषद में शामिल होने के 6 माह के भीतर उसे किसी न किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी, अन्यथा वह क्या हो जाएगा, मंत्रिपरिषद से हट जाएगा। अगर वह 6 माह के अंदर सदस्यता नहीं लेता तो मंत्रिपरिषद से हट जाएगा। उसी तरह मंत्री की बात और करते हैं कि एक ऐसा मंत्री जो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है लेकिन मंत्री है, तो मंत्री है तो उसको सदन की कार्यवाही में भाग लेने, बोलने का अधिकार होगा। बस इतने है कि वो मतदान जब करेगा तो उसी सदन में मतदान करेगा जिस सदन का वो सदस्य है। ऐसा कोई मंत्री, कोई भी मंत्री किसी भी सदन में बोलने का, किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। बस वोट वो उस सदन में करेगा जिस सदन का वो सदस्य होता है। अब बात करते हैं हम लोग मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, मंत्रिपरिषद की टेन्योर के बारे में। सामान्यतः मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु विधानसभा में अगर मंत्रिपरिषद ने बहुमत खो दिया तो उसके खोने के पश्चात उससे पहले अवधि में ही वो क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है। तो मंत्रिपरिषद का सामान्य वे में कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन अगर विधानसभा में मंत्रिपरिषद ने बहुमत खो दिया तो उसका कार्यकाल उसी समय समाप्त हो जाता है, मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत अगर राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू है तो मंत्रिपरिषद वैसे ही भंग हो जाती है, यानी 356 के अंतर्गत राष्ट्रीय शासन लागू होते ही मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है।
उसी तरह मुख्यमंत्री के अनुरोध पर मंत्रिपरिषद को कभी भी भंग किया जा सकता है। यानी मुख्यमंत्री जब अनुरोध करेगा तो मुख्यमंत्री के अनुरोध पर मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। अब बात करेंगे हम लोग मंत्रिपरिषद की शक्तियां और मंत्रिपरिषद के कार्य। तो मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य के बारे में बात करनी है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति सबसे पहले राज्यपाल में निहित है, ये जाने, लेकिन जो सरकार की वास्तविक शक्ति है वो मंत्रिपरिषद में ही निहित होती है। मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है वास्तविक शक्ति। कार्यकारी शक्ति, सैद्धांतिक शक्ति, कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में है, वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के अंतर्गत है। मंत्रिपरिषद राज्य के प्रशासन से संबंधित संचालन के लिए विभिन्न नीतियों को निर्माण करती है, नीतियों का निर्माण करती है, नीतियां बनाती है। तो ये नीतियां कौन बनाएगा? मंत्रिपरिषद बनाएगी कि किस प्रकार सरकार का प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक व्यवस्था चलेगा। इसके अलावा मंत्रिपरिषद जो है वो राज्य की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं पर विकासपरक योजनाएं बनाती है। मंत्रिपरिषद ही राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं पर विकास से संबंधित योजनाओं का निर्माण करती है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद जो है वो विधि निर्माण के क्षेत्र में विधानमंडल का नेतृत्व करती है। अनुच्छेद 166 की बात करें तो राज्य सरकार का कार्य का संचालन जो है वो विधान परिषद ही कर, मंत्रिपरिषद ही करती है। और अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचना प्रदान करने की बात की गई है। तो इस तरह से मंत्रिपरिषद के कार्य और शक्तियों के बारे में आप अब बात करते हैं हम लोग मंत्रियों के उत्तरदायित्व को लेकर। मंत्रियों के उत्तरदायित्व जैसे सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, इसे दो भागों में बांट करके देखना है। सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करें तो सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 164 के अंतर्गत विधानसभा के प्रति है। सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है? विधानसभा के प्रति है। और यदि विधानसभा द्वारा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, विधानसभा ने क्या किया, मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया, तो पूरी मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है। क्या होता है? पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देती है, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात करें हम लोग, अभी सामूहिक उत्तरदायित्व की बात कर रहे थे, अब व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात करें तो राज्यपाल जो है वो, मंत्री लोग जो होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगर किसी मंत्री का मुख्यमंत्री से मतभेद हो जाए तो मतभेद की स्थिति में मुख्यमंत्री क्या करेगा? राज्यपाल को सलाह दे देगा और उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो राज्यपाल को सलाह देने पर, मुख्यमंत्री जब राज्यपाल को सलाह देगा तो मंत्री क्या हो जाएंगे? वो बर्खास्त हो जाएंगे। अनुच्छेद 64(1) की बात करें कि राज्य स्तर पर मंत्रियों का व्यक्तिगत जो उत्तरदायित्व है वो राज्यपाल के प्रति, मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व कहां है? राज्यपाल के प्रति है। विधिक उत्तरदायित्व की बात करें तो कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता, कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। इस प्रकार राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में हम लोगों ने बात किया। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। प्रिय प्रतियोगी, इस कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं महाधिवक्ता के बारे में। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी की बात करने वाले हैं और उसके उत्तरदायित्व की बात करने वाले हैं। तो आइए क्रम से बात करते हैं। महाधिवक्ता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 की बात करें तो अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है?
राज्यपाल एक महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, मतलब कि राज्यपाल जब तक चाहे तब तक वो कार्य करेगा। ये बात आप उसी तरह समझिएगा जैसे मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री, मंत्री परिषद सभी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, लेकिन राज्यपाल द्वारा किसी को भी हटाए जाने का एक तर्कसंगत और उसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह का भी जो है महत्व होता है। तो इस प्रकार राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। साथ ही महाधिवक्ता जो है ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की अर्हता है। आपको ध्यान होगा, आपने केंद्र सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ा था, महान्यायवादी के बारे में पढ़ा था। तो जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी का पद है, अटॉर्नी जनरल का पद है, उसी तरह राज्य में एडवोकेट जनरल का पद है, महाधिवक्ता का पद है। केंद्र में सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल है, राज्य में सर्वोच्च विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल है। इसके उत्तरदायित्व की बात करते हैं हम लोग कि एक महाधिवक्ता के पास क्या क्या उत्तरदायित्व है। तो सबसे पहला, चूंकि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी है तो विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना इसका काम। सरकार को या राज्यपाल को जो भी सौंपे गए हैं उन विषयों पर विधि संबंधी मामलों में सरकार को सलाह देना, सरकार के विधि का पक्ष रखना, ये एडवोकेट जनरल का, महाधिवक्ता का काम है। महाधिवक्ता की एक शक्ति ये है कि वो विधानसभा में और अगर राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद में भी, किसी भी सदन में भी, विधानमंडल के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार रखता है, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार। सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, सदन में बोल सकता है, बस सदन में मत नहीं दे सकता, वोट नहीं कर सकता, मतदान का अधिकार नहीं है, बाकी कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार। एक महाधिवक्ता को वही विशेषाधिकार वेतन भत्ते दिए जाते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को दिए जाते हैं। जैसे विशेषाधिकार और वेतन भत्ते एक विधायक के पास हैं, उसी प्रकार विशेषाधिकार और वेतन भत्ते महाधिवक्ता के पास भी होते। इस तरह से हम लोगों ने राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता, इस सबको पढ़ने के बाद आज इस अध्याय को समाप्त कर रहे हैं। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।